योगी आदित्यनाथ जी। सभापति महोदय, भारतीय रेल की 2016-17 की इस अनुदान मांगों पर जो चर्चा यहां पर प्रारंभ हुई है, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत डिमांड फॉर ग्रांट्स पे यहां पर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्री जी के द्वारा पिछले 2 वर्षों के दौरान भारतीय रेल के विकास में किया गया प्रयास सराहनीय है और मुझे उनके इन प्रयासों पर यजुर्वेद की पंक्तियां याद आती हैं कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी राष्ट्र की उन्नति हम सब का कर्तव्य है। और इस भाव के साथ जो प्रयास माननीय रेल मंत्री के द्वारा यहां पर देखने को मिला है, सचमुच उसकी सराहना सभी पक्षों को करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय रेल इस देश की परिवहन की रीढ़ है। इस देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्रीय एकात्मता की प्रतीक भी है। और यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके एक व्यवहारिक और दूरदर्शी सोच के साथ मंत्रालय के द्वारा कार्य प्रारंभ हुआ है। जो प्रयास भारतीय रेल के द्वारा इस समय प्रारंभ हुए हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री की सोच को प्रदर्शित करता है, जो भारतीय रेल को भारत की अर्थव्यवस्था के एक स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करने का उनका प्रयास है। महोदय, मैं पिछले 17-18 वर्षों से सदन में भारतीय रेल की इस विकास यात्रा को देख रहा हूं और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक संकीर्णताओं से रेल बजट कभी उभर नहीं पाया था। लेकिन पिछले 2 बार के रेल बजट को हम सब ने देखा है और इस बात को महसूस किया है कि जो इस देश के हित में है, अंतिम आम आदमी के हित में जो है, राजस्व की दृष्टि से जो लाभकारी है, भारतीय रेल के हित में जो है, उन्हीं योजनाओं को ध्यान में रख करके उन राजनीतिक संकीर्णताओं से उभरने का प्रयास एक व्यवहारिक सोच के साथ, दूरदर्शी सोच के साथ प्रारंभ हुआ है। और इसीलिए जो इससे पहले होता रहा है कि अनुपयोगी योजनाओं पर पैसा जाता था, लेकिन राजस्व की दृष्टि से और आम जन की दृष्टि से जो योजनाएं महत्वपूर्ण होती थीं, वे उपेक्षित रह जाती थीं। पहली बार ये चीजें देखने को मिली हैं कि जो आम जन के हित में और राजस्व के हित में महत्वपूर्ण हैं, उन योजनाओं को प्राथमिकता देने का प्रयास हुआ है। और उसी का परिणाम है कि भारतीय रेल में जो परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वह आम जन उसको महसूस कर रहा है। क्या इससे पहले कभी आम आदमी, एक सामान्य यात्री, अपनी समस्या के बारे में किसी रेल मंत्री से चर्चा कर सकता था? आज देश के किसी भी कोने में यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को रेल मंत्री के सामने कुछ ही मिनटों में प्रस्तुत कर सकता है और कुछ ही मिनट में उसकी समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देता, उसके पास सहायता पहुंचती है। क्या यह रेल यात्रा के और भारतीय रेल के विकास के या भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तंभ के रूप में भारतीय रेल को प्रस्तुत करने का एक अभिनव प्रयास नहीं?
मुझे आश्चर्य होता है, माननीय खड़गे जी जो जिन बातों को यहां पर चर्चा कर रहे थे, और खड़गे जी तो यहां पर रेल मंत्री रहे हैं और रेल मंत्री के रूप में उनके पास जो विरासत मिली थी कि किस प्रकार से रेल में लेन देन का कार्य होता था, और विरासत में उसको उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था और महसूस भी किया होगा। लेकिन आज तो कोई इस प्रकार की चर्चा मंत्रालय में या रेलवे बोर्ड पर नहीं कर सकता। आज आम नागरिक भी, आम यात्री भी अपनी समस्या को रेल मंत्री तक पहुंचा सकता है और कुछ ही क्षणों में उस समस्या का समाधान होता हुआ भी दिखाई देता है। ये पहली बार देखने को मिला है और इस दृष्टि से हम माननीय रेल मंत्री के द्वारा किए जा रहे प्रयास help in unburdening the existing courts by setting up एक सिरे से इसको स्वीकार करना चाहिए। महोदय, भारतीय रेल के सामने चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां अचानक नहीं, ये विरासत में हमें प्राप्त हुई हैं। ये विरासत पिछले 60 वर्षों में भारतीय रेल को जिन संकीर्णताओं, राजनीतिक संकीर्णताओं और राजनीतिक संकीर्णता के तहत जिस सोच का प्रतीक बना दिया गया था, अनुपयोगी योजनाओं पर जिस तरीके से पैसा दिया गया और योजनाएं आज तक पूरी नहीं हो पाई, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया पूरे रेल में, और उसका दृश्य तो यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में देखने को मिला था जब रेल मंत्री को स्वयं उस भ्रष्टाचार की चपेट में आना पड़ा था। वह दृश्य भी इस देश ने देखा है और इसीलिए वो चुनौतियां हम सबके सामने जो हैं उनमें सुरक्षा और संरक्षा है, समयबद्धता है, स्वच्छता है और रेल की परियोजनाओं की शुचिता और उनकी पारदर्शिता। ये जो 4 प्रमुख चुनौतियां हैं, मुझे लगता है कि रेल बजट आपने इस वर्ष का भी, पिछले वर्ष का भी देखा होगा, इन सभी चुनौतियों को रेल बजट में भरपूर स्थान दिया गया है कि इनसे निपटने के लिए हम क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं और उसके परिणाम भी हम सबको दिखाई दे रहे हैं। पहली बार होता है कि बिना यात्री किराया बढ़ाए हुए, बिना माल भाड़ा बढ़ाए हुए, डीजल से, बिजली से कटौती करके किसी यात्री पर अतिरिक्त बोझ भार दिए बगैर अपने नए स्रोत और संसाधन तलाश करके भारतीय रेल एक बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। महोदय, यह स्थिति तब है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। मंत्रालय पर 7वें वेतन आयोग का एक दबाव है। उस सब के बावजूद एक अच्छा प्रयास करने के बाद भी अगर हमारे विपक्षी मित्र इन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें उनकी कुंठा ही झलकती है। महोदय, माल भाड़ा में निरंतर गिरावट हुई है। अगर आजादी के बाद के रेशो और आज के रेशो में देखा जाए तो इसमें जो माल भाड़ा आय का प्रमुख स्रोत भारतीय रेल का था, वह लगातार हो रही उसमें गिरावट एक चिंता का विषय जरूर रहा है और इसलिए इस दृष्टि से भारतीय रेल के पुनर्गठन, उसके पुनर्निर्माण और उसके पुनरुद्धार के जो प्रयास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ हुआ है, वह हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। इस सब के साथ साथ जो कार्य योजना तैयार की है माननीय रेल मंत्री ने, नौ सृजन, नौ मानक और नौ संरचना के, कितनी अनूठी योजना है। राजस्व में बढ़ोतरी के लिए केवल किराए पर ही निर्भर न रह करके हम अन्य स्रोतों को, माल भाड़ा नीति तथा परंपरागत सोच को बदलने और राजस्व के नए स्रोतों का दोहन करने पर बल देने का प्रयास, नौ मानक में रेलवे की कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास और नौ संरचना के अंतर्गत सहकारिता, सृजनात्मकता और संवाद पर विशेष जो बल दिया गया है, ये सभी स्वागत योग्य प्रयास हैं। भारतीय रेल की सीमित क्षमता और गति के अवरोधों से मुक्त करने
ताम जन की आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली शानदार और यादगार बनाने के लिए भारतीय रेल को पर्यावरण के अनुकूल बनाने, अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जो प्रयास भारतीय रेल में वर्तमान में प्रारंभ हुए हैं, वे सभी सराहनीय प्रयास हैं। और इस दृष्टि से जो मिशन 2020 की बात की गई है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे आवश्यकता के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराना, विश्वसनीय सेवा, प्रतिबद्धता के साथ माल गाड़ियों की समय सारणी के अनुसार चलाना, संरक्षा रिकॉर्ड में पर्याप्त सुधार के लिए उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल करना, बिना चौकीदार वाले संपार फाटकों को चौकीदार सहित करना, समय पालन लगभग 95% तक पहुंचाना, मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 50 किलोमीटर तक बढ़ाना, मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार 80 किलोमीटर तक बढ़ाना, स्वर्णिम चतुर्भुज और सेमी हाई स्पीड को कुशलतापूर्वक संचालन और रेलगाड़ियों में वायु शौचालय लगाने का प्रयास। माननीय खड़गे जी बात कर रहे थे कि हम घोषणा किए जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि उनको 2014-15 के रेल बजट और 15-16 के रेल बजट और इस वर्ष के रेल बजट को देखना चाहिए। 139 योजनाएं जो पिछले वर्ष की थी, उनको मंत्रालय ने पूरा किया, तय समय पर पूरा किया। इसके लिए उनको रेल मंत्री को बधाई देने की बजाय वह जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि हम जो कुछ बोल लेंगे वही सच होगा, लेकिन खड़गे जी का झूठ एक बार पुनः पकड़ा गया जब माननीय अनंत जी ने बेंगलुरु मेट्रो के बारे में यहां पर उस सफेद झूठ को एक बार पुनः सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें अरे आपका मुख्यमंत्री बधाई दिया प्रधानमंत्री को। केवल सैंक्शन ही नहीं हुआ है, वो 3,500 करोड़ रुपए नम बेंगलुरु मेट्रो को केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है। वो पैसा महोदय पता नहीं हम क्या करें। महोदय खड़गे जी, nothing parliament, nothing unparliamentary will go on record. Nothing unparliamentary go on record. I will find out the allegations and I will take for protection. महोदय जो सच्चाई है मैं वही बोल रहा हूं। 100 बेंगलुरु मेट्रो को सैंक्शन पिछली एनडीए सरकार ने दिया था और माननीय अनंत कुमार जी उस समय शहरी विकास मंत्री थे। यही नहीं, इन 2004 से 2014 तक कांग्रेस इस देश में राज की है। कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी। उन 10 वर्षों में कांग्रेस ने बेंगलुरु मेट्रो को क्यों नहीं पैसा उपलब्ध करवाया? और फिर जब मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार आई है, तब यहां से 3,500 करोड़ रुपए पूरा बेंगलुरु मेट्रो को दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय माननीय मोदी जी के साथ साथ माननीय रेल मंत्री को, माननीय अनंत कुमार जी को तो जाता ही जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक से आने वाले सदस्य को नहीं जानकारी कि बेंगलुरु मेट्रो को कोई पैसा दिया गया है। ये हमारी चिंता का विषय, जबकि रेल मंत्री रह चुके हैं। महोदय एक तो ये, दूसरा कह रहे हैं फंड कहां से आएगा? Is not ready. No, because the record should not go wrong. Yes, I have already remarked. because suburban जो रेल की बात चल रही है, नम मेट्रो में ये भी आता है। हाँ। इसके लिए पैसे नहीं दे, ये तो चल रहा है। अब रेल भी चल रही है हमारे, आप क्या देने वाले? मेट्रो रेल चल रही है बेंगलुरु में, आपके वजह से चल रही है क्या? सिर्फ ठीक है, हो गया खड़गे जी बहुत खराब हो गया। हमको मालूम रहते हुए हम ये कह रहे हैं कि समर्पण रहने के लिए जो एक घोषणा की थी उसके बारे में पैसे आए। आप प्लीज सिट डाउन। बेंगलुरु मेट्रो के बारे में बात हो रही थी, मैंने वही बात यहां पे कही। महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया कि घोषणाएं हुई, फंड कहां से आएगा?
मुझे लगता है कि आज भारतीय रेल इस बात के लिए निश्चिंत है कि एक ऐसा रेल मंत्री है जिसने फंड की समस्या से रेल के मंत्रालय को पूरी तरह मुक्त किया है। और यही नहीं, इन सबको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की सहमति का निवेश रेल मंत्रालय को पहले ही दे दिया है। यही नहीं, अन्य स्थानों से भी फंड की व्यवस्था हो रही है और मुझे लगता है कि जो घोषणाएं यहां पर आज सरकार कर रही है उस पूरी जिम्मेदारी के साथ उन योजनाओं को पूरा करने के लिए कर रही है। आप पिछली सरकारों की पुनरावृत्ति नहीं। महोदय, जहां तक बात है कि पहली बार ये देखने को मिला है कि भारतीय रेल ने 2500 किलोमीटर अतिरिक्त बड़ी लाइन चालू करने के अपने महत्वाकांक्षी योजना से आगे निकली है। इससे पहले कभी ये लोग नहीं कर पाए, इस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाए। सरकार ने तय किया, मंत्रालय ने तय किया था, हम 2500 किलोमीटर की रेल लाइन, बड़ी लाइन का निर्माण करेंगे और उस लक्ष्य से भी आगे जाकर के इस सरकार ने 30% अधिक, पिछले वर्ष से अधिक उस लक्ष्य को पुनः तैयार किया है और 2016-17 के लिए इसको 2800 किलोमीटर रखा है। यही नहीं, अगर हम पिछले 6 वर्षों के रेल लाइन के रिकॉर्ड को देखें तो प्रतिदिन 4.3 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत के मुकाबले भारतीय रेल ने 7 किलोमीटर की रफ्तार से बड़ी लाइन निर्माण में सफलता प्राप्त की है। आगामी वर्ष के लिए 2017-18 में 13 किलोमीटर प्रतिदिन, 2018-19 के लिए 19 किलोमीटर प्रतिदिन का लक्ष्य रखा है, जिसमें क्रमशः 17-18 में 9 करोड़ श्रम दिवस और यही नहीं 18-19 में 14 करोड़ श्रम दिवस रोजगार के सृजन की भी उसके साथ व्यवस्था, उसके साथ जोड़ने का प्रयास हुआ है। रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से अब तक पिछले वर्ष सर्वाधिक 1600 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ है और यही लक्ष्य 2016-17 में मंत्रालय ने 1800 किलोमीटर का रखा है। क्या ये सरकार की गतिशील और प्रगतिशीलता को प्रदर्शित नहीं करता है? महोदय, फ्रेट कॉरिडोर पर जो कार्य प्रारंभ हुआ है उसकी प्रगति, पोर्ट कनेक्टिविटी की कार्य की जो प्रगति है वह जहां सराहनीय है, वहीं साथ ही साथ पहली बार ये प्रयास हुआ है नॉर्थ ईस्ट जो अब तक उपेक्षित होता था, उस नॉर्थ ईस्ट के सुदूर क्षेत्रों में त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, इन सबको रेल लिंक से जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है और उसमें सफलतापूर्वक जो अब तक सफलता भारतीय रेल को प्राप्त हुई है वह अत्यंत सराहनीय प्रयास है। हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। महोदय कह रहे थे कि सरकार ने अन्य बड़े कार्य क्या किए हैं। अभी बिहार में मेक इन इंडिया के तहत 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेल इंजन कारखाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए की लागत से माननीय प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया की जो योजना है उसमें जब इस दिशा में किसी रेल मंत्री ने सोचा है और जो प्रयास इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं, हम सब उसका स्वागत करते हैं। मैं इसके साथ ही माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि लोको पायलट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं जो उन लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मंत्रालय को पहले भी प्रेषित की थी। दूसरा, रेलवे के जूनियर और सीनियर जो सेक्शन इंजीनियर हैं वे बहुत दिनों से ग्रेड बी का स्केल देने की मांग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जहां आप प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, पहली बार रेलवे विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और उनके लिए नए नए ट्रेनिंग के कार्यक्रम, प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कार्यक्रम आपके स्तर पर प्रारंभ हुए हैं जहां वे स्वागत योग्य हैं, वहीं जो वहां पर कार्यरत कर्मचारी हैं उन लोगों की समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान हो, इस बारे में हम लोग माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे। महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रेल मंत्री को। इन्होंने देश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति की वहां की आवश्यकता के अनुरूप वहां के लिए योजनाएं घोषित की। मैं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से आता हूं जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है और आश्चर्य होगा कि वहां पर कभी लोको इलेक्ट्रिक कारखाना स्वीकृत हुआ था
लेकिन उसको वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा रेल मंत्री जी को। वो गोरखपुर पहुंचे, गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा यहां की समस्याएं क्या हैं। वहां के हम लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने समस्या रखी। लोको इलेक्ट्रिक शेड उन्होंने गोरखपुर को प्रदान किया। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि स्वयं चल करके उस लोको इलेक्ट्रिक शेड का भूमि पूजन करके उसको शुभारंभ करें। मैं वहां की जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद दूंगा। बहुत सारी योजनाएं, मुझे लगता है कि 2002-03 में जैसे बेंगलुरु मेट्रो की स्थिति थी, वैसे ही गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे से जुड़ी हुई गोरखपुर, आनंदनगर, नौतनवा, नौगढ़, बढ़नी, बलरामपुर, गोंडा